नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड BHIC 103 के चैप्टर नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा हर्ष और कन्नौज का उदय। इससे पहले 7 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है, सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 6वीं शताब्दी में कन्नौज एक बड़ा राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन गया और इसके साथ साथ इसी दौरान राजा हर्षवर्धन का उदय किस प्रकार से भारतीय इतिहास में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले चैप्टर शुरू करें, इससे पहले थोड़ी सी हम राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें समझ में आए। देखो, मुद्दा ये चल रहा था कि गुप्त काल अपने पतन की ओर था। आप सभी को पता है कि गुप्त काल में जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था राजा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पे क्या हो रहा था, बाहरी हमले हो रहे थे, यानी कि हुड़ों के हमले भी हो रहे थे और अंदर की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी चरमरा रही थी। ऐसे में राजा स्कंदगुप्त के बाद गुप्त काल में कोई भी बड़ा राजा नहीं हुआ। छोटे मोटे राजा हुए, कमज़ोर उत्तराधिकारी थे और शासन करने की जो उनकी कला थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से स्कंदगुप्त के बाद गुप्त काल में कोई भी बड़ा राजा नहीं हुआ। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि जो पहले छोटे छोटे सामंत थे, छोटे छोटे सरदार थे, जो पहले गुप्त राजाओं के अधीन अपना शासन चला रहे थे, उन्होंने गुप्त राजाओं की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी रियासतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि अगर हम बात करें कंबोज के मौखरी, तो पहले ये क्या थे, गुप्तकालीन सामंत थे। आगे चलकर जब इन्होंने देखा कि गुप्त राजा अब जो हैं वो कमज़ोर हैं, गुप्तों के जो उत्तराधिकारी हैं वो कमज़ोर हैं, इसका प्रॉफिट उठाते हुए इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी प्रकार से मगध में परवर्ती जो गुप्त थे उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल में गौड़ शासक थे, वल्लभी में मैत्रक शासक थे और इसी प्रकार से थानेसर के पुष्यभूति थे। तो इस प्रकार के अनेक स्थानीय जो परिवार थे, अनेक स्थानीय जो शासक थे, अनेक स्थानीय जो सरदार थे, अनेक स्थानीय जो सामंत थे, जो पहले कहीं ना कहीं गुप्तकालीन अधीन थे, गुप्त राजाओं के अधीन थे, इन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इन्हीं में से एक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश की बात करें तो ये थानेसर में थे और पुष्यभूति वंश से ही आगे चलकर एक बहुत बड़ा राजा बनेगा जिसका नाम होगा राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से हटाकर कंबोज को अपनी राजधानी बनाया और धीरे धीरे करके कंबोज राजनीतिक सत्ता का एक बड़ा केंद्र बन गया। तो आपको इतना पता चलेगा कि उस टाइम की जो राजनीति थी वो कैसे चल रही थी, यानी कि एक और तो गुप्त काल का पतन हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी जो रियासतें थीं जो पहले सामंती के रूप में कार्य करती थीं, ये सभी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। सामंती का अर्थ एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत राजा किसी एक व्यक्ति को सामंती नियुक्त करता था, उसका काम उस पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करना होता था और वो व्यक्ति वहाँ से कर को वसूल के राजा को कर की अदायगी करता था। धीरे धीरे करके ये व्यक्ति उस क्षेत्र में पूरी तरीके से क्या हो गया, एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर देता है और उस क्षेत्र का राजा बन बैठता है। ठीक है भाई, तो ये सामंती व्यवस्था इस टाइप से चल रही है, फ्यूडलिज्म बोलते हैं इसे इंग्लिश में। अब देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की बात कंप्लीट आ गई, प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। अब देखो उत्तर भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जब आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो नॉर्थ इंडिया में उस समय उत्तर भारत की जो राजनीति थी उसका केंद्र था मगध। यानी कि पहले उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र कौन था? मगध था, जिसे आज बिहार के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिस पर मौर्य राजाओं ने भी शासन किया था, गुप्त राजाओं ने भी शासन किया था। हर एक राजा ये चाहता था कि वो मगध पर शासन करे, क्योंकि मगध जो था वो राजनीतिक सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे मगध का पतन शुरू होगा और कंबोज का उदय शुरू होगा। कंबोज की अगर आप बात करोगे तो कंबोज के उस टाइम पे कान्य कुब्ज के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा देखो, मुद्दा पता क्या हुआ, एक ऐसे क्षेत्र जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, ऐसे क्षेत्र जो ऊंचाई पर स्थित थे, ये क्षेत्र ना बहुत मजबूत क्षेत्र माने जाते थे। उसका रीज़न ये था, जो क्षेत्र नदियों के किनारे थे वहाँ की भूमि भी उपजाऊ होती थी। भूमि उपजाऊ होने का फायदा ये था कि कृषि बड़े पैमाने पर होती थी और उस समय कृषि ही आमदनी का एक स्रोत था। इसके अलावा जो क्षेत्र ऊंचाई पर होते थे वहाँ पर अगर किलेबंदी कर दी जाए, बड़े बड़े किले बनवा दिए जाएँ, तो सुरक्षा की दृष्टि से ही बहुत अच्छे हो जाते थे। अगर बाहरी रूप से उन पर आक्रमण होता था तो वो लोग ऊंचाई से ही उस आक्रमण को परास्त कर देते थे। तो ऐसे में ना, अगर हम देखें, किताब हमारी बताती है कि इस टाइम पीरियड पर अगर हम देखें तो कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। उदाहरण के लिए जो क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित थे, उन्नत थे, पहाड़ तथा नदियों से घिरे थे, ऐसे क्षेत्रों में सेना की गतिविधियां आसानी से हो सकती थी, भोजन आसानी से मिल सकता था। उसका रीज़न ये था, नदियों के पास की जो भूमि उपजाऊ होती है। इसके अलावा नदियों की वजह से ना
ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो सकता था। इसके अलावा जल और थल मार्ग एक दूसरे से जुड़े होते थे, इसलिए ये क्षेत्र ना धीरे धीरे करके महत्वपूर्ण बन गए। और ये जो नए क्षेत्र महत्वपूर्ण बने, इन्हीं को हिस्ट्री की भाषा में बोला गया जयस्कंदवाड़। जयस्कंदवाड़, जयस्कंदवाड़। तो अगर प्राचीन काल के अभिलेख पढ़ोगे तो अभिलेखों में आपको जयस्कंदवाड़ शब्द मिलेगा। जयस्कंदवाड़ का मतलब होता है विजय शिविर, यानी कि इन क्षेत्रों को जिन्होंने कंट्रोल कर लिया उनकी कभी हार नहीं होगी। वो यहाँ से जब भी युद्ध लड़ेंगे तो वो जीतेंगे ही। उसका रीज़न ये है, एक तो ये क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित होंगे, इसके अलावा युद्धकालीन परिस्थितियों में भी इनके पास खाद्यान्न की कमी नहीं होगी, नदियों के माध्यम से आवाजाही भी कर सकते हैं। ऐसे में जो नए नए केंद्र उदय हो रहे हैं इन्हें क्या कहा जाएगा भाई? जयस्कंदवाड़, जिसका अर्थ क्या होगा? विजय शिविर। ये जो जयस्कंदवाड़ थे, यानी कि जो ये नए नए क्षेत्र थे, यहाँ पर बड़े पैमाने पर राजाओं ने धार्मिक अनुदान दिए, ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को अनुदान दिए, मंदिरों का निर्माण हुआ, मठों का निर्माण हुआ। ऐसे करते करते इन जयस्कंदवाड़ों में धीरे धीरे करके सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न होती गई और बड़े पैमाने पर जनसंख्या यहाँ पर बसती चली गई। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें मधुबन और बांसखेड़ा ताम्रपत्र जो है वो जयस्कंदवाड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत विवरण देता है। आज जो दोनों चीज़ है ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है भाई, चाहे मधुबन की बात करो चाहे बांसखेड़ा की बात करो, वर्तमान में यूपी का ये हिस्सा है। तो उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में कौन से क्षेत्र राजनीतिक सत्ता में मजबूती हो रहे हैं? जो क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित हैं, नदियों के किनारे हैं, जिनकी भूमि उपजाऊ है, जहां पर सारे रिसोर्सेज हैं, तो ऐसे क्षेत्र धीरे धीरे करके शक्तिशाली क्षेत्र बनते जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक क्षेत्र है कौन? कन्नौज। कन्नौज की बात करोगे तो कन्नौज को शुरुआत में कान्यकुब्ज या महोदय के नाम से जाना जाता था, आगे चलकर इसका नाम कन्नौज पड़ गया। आज के टाइम पे आधुनिक उत्तर प्रदेश में ये स्थित है और मध्यकाल में यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। कन्नौज की बात करोगे, इसकी ज्योग्राफी की बात करोगे तो कन्नौज ऊंचाई क्षेत्र पर स्थित है। गंगा और यमुना नदियों का दोआब यहाँ पर है। इसके साथ साथ कन्नौज में बड़े पैमाने पर किलेबंदी की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर सुरक्षा प्रणाली बहुत अच्छी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी था जहाँ पर आसानी से कृषि की जा सकती थी। गंगा और यमुना नदी के परिणामतः यहाँ पर कृषि विस्तार हुआ और यहाँ पर बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान भी दिया गया। ज़्यादातर जो भूमि अनुदान है वो ब्राह्मणों को दिए गए और ब्राह्मणों ने यहाँ के जो बस्तियाँ हैं वो बसाई। और धीरे धीरे करके जो दरबारी संस्कृति होती है, जो एक राजा की जो दरबारी शान और शौकत होती है, उसको बढ़ावा यहाँ पर मिला। देखते देखते कन्नौज इस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ता गया जैसे पहले पाटलिपुत्र था, क्योंकि आप सभी को पता है मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो जो राजधानी होती है, दरबार वहीं लगेंगे, राजमहलों का निर्माण वहीं पर होगा, सुरक्षा की दृष्टि से वो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जो स्थान एंशियंट में पाटलिपुत्र रखता था, वही स्थान अब धीरे धीरे करके कन्नौज रखने लगा। कन्नौज के लिए राजनीतिक संघर्ष होने लग जाएंगे। जो बड़े बड़े सत्ताधारी शासक होंगे, हर एक शासक ये चाहेगा कि वो कन्नौज को कंट्रोल कर ले, और बिल्कुल यही हुआ। पाटलिपुत्र से सत्ता किसकी ओर स्थानांतरित होने लगी? कन्नौज की। तो इस प्रकार जो कान्यकुब्ज कभी था वो अब कन्नौज के रूप में एक प्रशासनिक केंद्र बनता जा रहा है। और यहाँ पर अगर मौखरी शासकों की बात करोगे तो मौखरी शासकों ने भी यहाँ पर शासन किया, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। और आगे चलकर जो राजा हर्षवर्धन है, ये अपने टाइम पीरियड पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाएगा, जबकि इसके जो पूर्वज थे, इन लोगों ने जो राजधानी बनाई थी वो थानेश्वर बनाई थी। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास में कन्नौज एक राजनीतिक सत्ता केंद्र बनता जा रहा है और पाटलिपुत्र कैसे कमजोर होता जा रहा है, जो कि अगले पैराग्राफ में ये बताया भी जाएगा कि पाटलिपुत्र का पतन क्यों हुआ। तो देखो, किसी भी क्षेत्र का पतन जब होता है जब उसके क्षेत्र के राजाओं का पतन हो। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके लिए अलग अलग राय दी है। जैसे रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकारों की अगर बात की जाए तो रामशरण शर्मा ने ये कहा, क्योंकि उत्तर गुप्त काल में व्यापार का पतन हुआ, व्यवसाय का पतन हुआ, इसी वजह से पाटलिपुत्र का ही पतन हो गया। क्योंकि किसी क्षेत्र में व्यक्ति जब तक रहता है, किसी क्षेत्र में कोई क्षेत्र लोगों को जब तक आकर्षित करता है जब वो धन धान्य से भरपूर हो, रिसोर्सेज से भरपूर हो और वहाँ पर बड़े पैमाने पर व्यापार जैसी गतिविधियाँ हों, धार्मिक जैसी गतिविधियाँ हों। लेकिन उत्तर गुप्त काल में क्या हुआ? पाटलिपुत्र का पतन हो रहा था। उसका कारण ये था कि व्यापार में कमी हो रही थी, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया गिर रही थी। इस नगर में जो व्यापारी आ रहे थे उन पर बड़े पैमाने पर कर लगाया जाता था, जिसकी वजह से व्यापार लाभदायक नहीं रहा। जब व्यापार लाभदायक नहीं रहा तो व्यापार में गिरावट आई, व्यापार में गिरावट आई तो सिक्कों में गिरावट आई। परिणामतः जो अधिकारी थे, सैनिक थे, अन्य शाही नौकर थे, इनके वेतन में गिरावट दर्ज होगी और ऐसे करके एक विद्रोह वाला स्वरूप बन जाएगा। और इस दौरान जो है बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े नगर हैं, ये नगरों की महत्व खो जाएगा। प्रोफेसर रामशरण शर्मा का ये भी कहना है कि पाटलिपुत्र बड़े स्तर पर सामंती क्रम को भी दर्शाता है, क्योंकि राजाओं के पास वेतन देने के लिए जब पैसा नहीं था तो उन्होंने पता क्या करा? अपने बड़े बड़े सामंतों को जागीरें प्रदान कर दी। जागीरदारी प्रथा धीरे धीरे करके शुरू हो गई और ऐसे में सामंत मजबूत हो गए और उन्होंने अपने क्षेत्रों को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो एक तरफ तो पाटलिपुत्र का जो पतन है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो पाटलिपुत्र का पतन का सबसे बड़ा कारण यह है
कि व्यापारिक व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो गई और राजाओं का जो शासन था वो भ्रष्टाचारी हो गया, सामंती जो थे वो भ्रष्टाचारी हो गए, आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया, सत्ता को लेकर लालच शुरू हो गया, जिसकी वजह से पाटलिपुत्र का पतन हो गया और कन्नौज एक नई राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरा। अब हम बात करेंगे राजा हर्षवर्धन के बारे में। तो राजा हर्षवर्धन का जो संबंध है वो पुष्यभूति वंश से है। पुष्यभूतियों की अगर आप जानकारी प्राप्त करोगे तो आपको पता चलेगा कल्हड़ की राजतरंगड़ी से। इसके अलावा राजा हर्षवर्धन के एक राजकवि थे बाण भट्ट। तो जो बाण भट्ट थे इन्होंने एक किताब लिखी थी हर्षचरित। राजा हर्षवर्धन के राज दरबार में एक राजकवि थे जिनका नाम क्या था, बाण भट्ट। इन्होंने एक किताब लिखी थी क्या, हर्षचरित। तो जो ये हर्षचरित है इससे भी हमें पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक चीनी यात्री था युआन चुआंग या फिर जिसे हेन सांग भी कहते हैं, इसने इस दौरान भारत की यात्रा करी थी। तो इसने अपने यात्रा विवरण में भी पुष्यभूति वंश के बारे में लिखा है। तो पुष्यभूतियों के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिलती है, तो पुष्यभूतियों के बारे में आपको जानकारी मिलती है हर्षचरित से, जिसे किसने लिखा है, बाण भट्ट ने लिखा है। और युआन चुआंग ने जो अपने यात्रा का विवरण लिखा है उससे भी हमें पुष्यभूति वंश के बारे में पता चलता है। इसके अलावा अभिलेखों से और सिक्कों से भी हमें पुष्यभूति वंश के बारे में पता चलता है। सबसे पहले इन्होंने हरियाणा के थानेश्वर को अपना केंद्र बनाया था और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। बाण भट्ट हमें बताते हैं कि इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुष्यभूति और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के बारे में और भी जानकारी अगर आप चाहते हो तो बांसखेड़ा और मधुबन में बहुत सारे ताम्रपत्र मिले हैं, बहुत सारी शाही मोहरें मिली हैं, जिससे हमें पुष्यभूति के बारे में पता चलता है, जिसमें उन्हें महाराजा की उपाधि दी गई है। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो पुष्यभूतियों में जो चौथा सम्राट था, यानी कि पहला सम्राट तो खुद पुष्यभूति था, तो जिसने पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी। तो कोई आपसे पूछे पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी, पुष्यभूति ने। जैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी प्रकार से पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी, पुष्यभूति ने। तो पुष्यभूति के बाद जब चौथा सम्राट बना प्रभाकर वर्धन, यानी कि उससे पहले भी 3 राजा बने थे, पहले पुष्यभूति, फिर दूसरे पे कोई और बना होगा, तीसरे पे कोई और बना होगा। जो चौथा राजा बना उसका नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन की बात की जाए तो इसे महाराजा अधिराज कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है इसने बहुत बड़े क्षेत्र को जीत लिया होगा। इसके अलावा अगर प्रभाकर वर्धन की बात करें तो आगे चलकर इसके 2 पुत्र होंगे। और प्रभाकर वर्धन की बात करो तो इस टाइम पीरियड पर इनका जो है मौखरियों से युद्ध भी होगा, लेकिन फिर आगे चलकर ये मौखरियों से वैवाहिक संबंधों की स्थापना कर लेंगे। ये माना जाता है कि जो मौखरियों का राजा था उसने पुष्यभूति की, माफ़ कीजिएगा, प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री है उससे क्या करा था, विवाह किया था, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। तो यहाँ से यहाँ तक की बात सिर्फ इतनी सी है। पुष्यभूति वंश की स्थापना करेगा और इसका जो स्रोत होंगे, इसके जो स्रोत होंगे वो होंगे क्या, बाण भट्ट के हर्षचरित, युआन चुआंग का यात्रा विवरण, अभिलेख और सिक्कों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले इन्होंने हरियाणा के थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन जब आगे चलकर राजा हर्षवर्धन राजा बनेगा तो वो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाएगा। इसके अलावा आपको बांसखेड़ा और मधुबन के ताम्रपत्रों से इनके बारे में जानकारी मिलती है और वही 5 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें चौथा राजा कौन था, प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की बात करें तो इसने मौखरियों के साथ कैसे संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने अपनी पुत्री की शादी वहाँ पर की थी। इसके अलावा इस टाइम पर क्या चल रहा था, इस टाइम पर भारत में हुणों का हमला हो रहा था। तो जब हुणों का हमला भारत में हुआ तो पता है क्या हुआ, तो हुणों के हमले के दौरान प्रभाकर वर्धन ने बड़े पैमाने पर हुणों का जनसंहार किया, ये माना जाता है। जैसा कि उसके कवि ने लिखा भी है कि जो हुण थे वो तो हिरन थे, हिरन, लेकिन जो प्रभाकर वर्धन था वो शेर था, इसलिए हुण हिरणों के लिए शेर के रूप में वो बात करेगा। राज्यवर्धन के अधीन एक सेना हुणों को पराजित करने के लिए भेजी भी जाएगी, यानी कि जो प्रभाकर वर्धन है ये अपने 2 बेटों को, राज्यवर्धन को और हर्षवर्धन को, हुणों से लड़ने के लिए भेजेगा। लेकिन पता है क्या होगा, ये जो राज्यवर्धन है ना ये मर जाएगा, इसे मार दिया जाएगा। और जब इसे मार दिया जाएगा तो इसकी पत्नी राज्यश्री को भी बंदी बना लिया जाएगा। तो ऐसे में राजा जो हर्षवर्धन है ये माना जाता है कि उसने हुणों को हराया और इन सबको बचाकर लेकर आया। तो पुष्यभूति वंश के बारे में बस सिर्फ इतना यहाँ पर इतना बताया गया है कि हमें उसके इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। और उसमें जो पहला राजा तो पुष्यभूति था, चौथा राजा कौन था, चौथा राजा था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के टाइम पर हुणों का आक्रमण होगा, फिर ये अपने 2 बेटों को युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा। एक का नाम होगा राज्यवर्धन और एक का नाम होगा हर्षवर्धन। राज्यवर्धन इस युद्ध में मारा जाएगा और उसके बाद उसकी पत्नी राजश्री को भी बंदी बना लिया जाएगा, लेकिन हर्षवर्धन इस युद्ध को जीतकर अपने गौरव को स्थापित करेगा और यहीं से राजा हर्षवर्धन का शासनकाल शुरू होगा। तो चलिए जानते हैं हर्ष की राजनीतिक गतिविधियाँ। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। जैसे जयस्कंधवाड़ क्या थे,
या पाटलिपुत्र के पतन के कारण बताओ, पुष्यभूतियों के विषय में 100 शब्द लिखो। तो ये सब प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हो। अब देखो हर्ष की राजनीतिक गतिविधियां। हर्ष की बात करें तो देखो पुष्यभूति ने तो हरियाणा के थानेश्वर से शासन किया, लेकिन हर्ष ने शासन कहाँ से किया? कन्नौज से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजा हर्षवर्धन के बारे में हमें इतिहास में कहाँ से पता चलता है, यानी कि हर्षवर्धन के काल के बारे में ऐतिहासिक स्रोत हमें क्या बताते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि हर्षवर्धन का राजकविता कौन? बाणभट्ट। और उसने एक किताब लिखी थी, कौन सी? हर्षचरित। तो जो राजा की प्रशंसा में लेख लिखे जाते हैं उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। राजा की प्रशंसा में जो कविताएं लिखी जाती हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रशस्ति। तो बड़े पैमाने पर प्रशस्तियां लिखी गई, बहुत सारे अभिलेख लिखे, ताम्रपत्र के बारे में लिखा, जिससे हमें राजा हर्षवर्धन और उनकी वंशावली के बारे में पता चलता है, उनकी राजनीतिक विजयों के बारे में पता चलता है। लेकिन कई बार प्रशस्तियां राजा की प्रशंसा में इतनी ज़्यादा लिखी जाती हैं, इतना बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता है कि इतिहासकार ना उस पर विश्वास नहीं करते। प्रशस्तियों में राजाओं की विजयों का बहुत बड़े पैमाने पर वर्णन मिलता है। ये शासकों को चक्रवर्ती राजा होने का दावा करते हैं। ये प्रशस्तियां, यानी कि जो ये प्रशंसा पत्र हैं, ये जो राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियां हैं, इसमें ये माना जाता है राजा ने चारों दिशाओं को जीत लिया, दिग्विजय प्राप्त करी, राजनीतिक केंद्रों को स्थापित किया। अभिलेखों में हमें भूदान के बारे में पता चलता है, खोज स्थल के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो राज्य चरित्र जीवनियाँ हैं, काव्य हैं, इनसे भी हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। बहुत सारी कविताओं से, काव्यों से राजाओं ये पता चलता है कि राजा किस प्रकार से इन कवियों को संरक्षण देता होगा। इसके अलावा राजा के जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उन सभी का वर्णन इन चरित्रों में किया जाता है। जैसे कि जब आप हर्षचरित पढ़ोगे, जिसकी रचना बाणभट्ट ने करी है, तो हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से राजा हर्षवर्धन के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं से कैसे वो पार पाकर सिंहासन पर बैठेगा। उस अगर आप हर्षचरित पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब पुष्यभूति शासक प्रभाकरण वर्धन ने राज्य कर रहा था तो हुणों का हमला हुआ। जब हुणों का हमला हुआ तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों राजकुमार उस हुणों के हमले को रोकने गए और इस दौरान प्रभाकर वर्धन बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि हर्षवर्धन के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उधर दूसरी तरफ पता है स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो गई थी। स्थिति बदतर क्यों हो गई थी? क्योंकि जो हुणों का हमला हुआ, हुणों के हमले में राजा हर्षवर्धन के जीजा और उनकी जो कि उनकी बहन का पति था, वो शत्रुओं द्वारा मारा गया। इस दौरान राज्यवर्धन शत्रुओं से युद्ध करने गया, यानी कि हर्षवर्धन का जो भाई था राज्यवर्धन शत्रुओं से युद्ध करने गया, उसे भी मार दिया गया। बाद में हर्षवर्धन की एंट्री होगी और वो इस युद्ध को जीतेगा, अपनी बहन को बचाएगा। क्योंकि मौखरियों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि मौखरियों का उत्तराधिकारी तो इस युद्ध में मारा गया, जो कि हर्षवर्धन का बहनोई था। तो ऐसे में हर्षवर्धन को मौखरियों का जो जगह थी वो भी सत्ता में प्राप्त हो गई और अंततः वो राजा बन गया। यानी कि जब आप हर्षचरित पढ़ोगे तो आपको ये बताया जाएगा कि किन सारी समस्याओं से पार होते हुए राजा हर्षवर्धन राजा बना, जिसमें उसके पिता एक और बीमार हो जाएंगे, हुड़ों का हमला होगा, उसके जीजा मार दिया जाएगा और उसकी बहन जो है वो विधवा हो जाएगी, उधर उसका जो भाई है वो भी मारा जाएगा। ऐसे में हर्षवर्धन जाएगा और हुणों को पराजित करेगा, अपनी बहन को बचाएगा। क्योंकि जो उसके जीजा थे वो आखिरी वंशावली थे मौखरियों के, तो ऐसे में जो मौखरियों का भी राज्य क्षेत्र है वो भी हर्षवर्धन को मिल जाएगा और अपना क्षेत्र तो उसके पास था। इस प्रकार से एक बड़ा साम्राज्य हर्षवर्धन के हाथों लग जाएगा और हर्षवर्धन फिर पुष्यभूतियों का और मौखरियों का राजा बन जाएगा। इस प्रकार से राजा हर्षवर्धन राजा बनता है, ऐसा हर्षचरित में बताया गया है कि इतनी सारी विपत्तियों के बाद वो राजा बना। आने वाले सालों में उसने क्या करा? बंगाल और बिहार के रामपाल, पश्चिमी चालुक्य, इन सब के साथ उसका क्या हुआ? मतभेद हुआ। गुजरात के चालुक्य वंश के कुमारपाल चरित काव्यों, तो अगर आप देखोगे उस समय के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, तो ऐसी चरित्रों से हमें पता चलता है। जैसे रामचरित से हमें रामपाल के बारे में पता चलेगा, विक्रमादेव चरित्र से राजा विक्रमादित्य के बारे में पता चलेगा, और इसी प्रकार से कुमारपाल चरित्र से हमें कुमारपाल राजा के बारे में पता चल देगा। तो इस प्रकार से पता चलता है कि भारत में जो लेखन शैली थी वो बड़े पैमाने पर राजाओं की प्रशंसा में लेख लिखे जाते थे, राजाओं के आधार पर जीवनियाँ लिखी जाती थी, और उन्हीं जीवनों में एक उदाहरण है किसका? हर्षचरित का। तो ये बात पता चल गई आपको राजा हर्षवर्धन के काल के बारे में। आपको किससे पता चलता है? अगर क्वेश्चन पूछे राजा हर्षवर्धन के काल के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन करो, तो राजा हर्षवर्धन के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? अभिलेख हैं, ताम्रपत्र हैं, घोषणा पत्र हैं, प्रशस्तियां हैं, इन सब से हमें पता चलता है। फिर थोड़ा सा हर्षचरित के बारे में बता देना और उसके बारे में थोड़ी सी कहानी लिख देना। अब देखो स्रोतों की जो व्याख्या है वो इतिहासकार अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। इसके अलावा एक यात्री था, चीनी यात्री हेनसांग, जिसे युआन चौंग भी कहते हैं। इसने अपनी यात्रा वर्णन में हर्षवर्धन को बताया है। इसी से पता इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि गुप्त काल के बाद जो अंतिम हिंदू राजा था, महान हिंदू राजा था, वो राजा हर्षवर्धन था। ये माना जाता है कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक युग का अंत हो जाएगा।
एंशियंट पीरियड का अंत हो जाएगा और मध्यकाल की शुरुआत होगी। यानी कि अंतिम जो हिंदू महान राजा होगा वो राजा हर्षवर्धन होगा। उसके बाद बाहरी हमले होंगे, फिर उसके बाद जो राजपूत राज्य जो होंगे वो तो आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन राजपूत राजाओं के टाइम पीरियड पर बाहरी हमले होंगे और आगे चलकर मुस्लिम युग शुरू हो जाएगा भारत में। यानी कि राजपूतों की उपस्थिति के बावजूद भी भारत में मुस्लिम युग का आरंभ माना जाएगा। यानी कि अंतिम जो शक्तिशाली हिंदू राजा रहा वो हर्षवर्धन रहा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो हर्षवर्धन किस वंश से था? पुष्यभूति वंश से था। इसके अलावा हर्ष के दौरान जो राजनीतिक गतिविधियां थी कंबोज से शुरू की गई। हर्ष के ऐतिहासिक स्रोत क्या थे? प्रशस्तियां थी, ताम्रपत्र थे, घोषणा पत्र थी, और उनके स्रोतों की व्याख्या कैसे की जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि हर्ष ने जब राजा हर्षवर्धन राजा बने तो उन्होंने कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां चलाईं। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई है। चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। तो देखो, राजा हर्षवर्धन जो राजा बनेंगे वो 666 में बनेंगे, यानी 606 में, और ये पुष्यभूति वंश से थे, ये बात हमें पता है। शुरुआत में राजधानी थानेश्वर होगी, लेकिन आगे चलकर राजधानी क्या बन जाएगी? कन्नौज। हर्ष के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की बात की जाए तो वो पुष्यभूति वंश का चौथा राजा था। उसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। उसकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था? मौखरी शासक गृहवर्धन के साथ हुआ था। और आपको पता ही चल गया है कि उसकी पुत्री का विवाह जिसके साथ हुआ था वो भी मारा गया, उसका भाई भी मारा गया। अंततः बचा कौन? हर्षवर्धन। इस प्रकार से हर्षवर्धन राजा बन गया। ऐसी जो पश्चिम बंगाल में गौड़ शासक थे शशांक और मालवा शासक देवगुप्त ने हर्षवर्धन के जीजा मौखरी शासक गृहवर्धन की हत्या कर दी और कम्बोज पर अधिकार कर लिया। हर्ष का ज्येष्ठ भाई जो राज्यवर्धन है, जब वो शत्रु शिविर में गया ये सब बचाने के लिए तो वो इसमें मारा गया। अपनी बहन गृहवर्धन की विधवा को बचाने के लिए, अपनी बहन और गृहवर्धन की जो वाइफ थी उसे बचाने के लिए कौन जाएगा? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जब ये युद्ध को जीत जाएगा तो सिंहासन का प्रस्ताव हर्षवर्धन के पास आएगा। हर्षवर्धन अब क्या करेगा? कान्यकुब्ज के सिंहासन पर, यानी कि कंबोज के सिंहासन को अधिकार कर लेगा और इस प्रकार से पुष्यभूति और मौखरी दोनों प्रदेशों पर वो शासन शुरू कर लेगा। ये चर्चा हमने पहले ही कर ली है यहाँ से यहाँ तक की। अब हम बात करते हैं पश्चिमी भारत में। सौराष्ट्र में वल्लभी के राज्य पर जो मैत्रेकों का शासन था वो गुप्तों के सामंत के अधीन थे, जो छठे चैप्टर में हमने पढ़ा, सातवें चैप्टर में माफ कीजिएगा, कि वल्लभी पर किसका शासन चल रहा था? मैत्रेकों का शासन चल रहा था। तो हर्ष ने पता क्या करा? मैत्रेकों पर आक्रमण करा और इस क्षेत्र को जीत लिया। इसी प्रकार से गुजरात के आसपास का इलाका था भड़ौच। यहाँ पर गुज्जर शासकों के शिलालेखों में इसका वर्णन किया गया है कि उन्होंने वल्लभी शासकों की रक्षा करी है। हालांकि हर्षवर्धन इन क्षेत्रों पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहता था। यहाँ पर जो दक्षिणी गुजरात में शासक शासन करते थे वो थे लाट शासक। इसके अलावा यहाँ पर मालवा तथा गुजरों ने हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के राज्य पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या हुआ? लड़ाई झगड़े हुए। जो यहाँ का राजा था पुलकेशन द्वितीय, इसके ऐहोल अभिलेख में पता भी चलता है कि 3 शासकों को अपने अधीनस्थ करने का दावा करता है। यानी कि कुछ भी हो, राजा हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य को तो अधिकार में ले लिया था और शायद ये वैवाहिक संबंधों की वजह से हुआ होगा। यानी कि जो राजा हर्षवर्धन है वो इन क्षेत्रों पर आक्रमण तो करेगा लेकिन शुरुआत में जीत नहीं पाएगा, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय के आप अभिलेख पढ़ोगे, वहाँ के शिलालेख पढ़ोगे, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करोगे तो पता चल पाएगा कि राजा हर्षवर्धन इन क्षेत्रों को जीत नहीं पाया। लेकिन आगे चलकर राजा हर्षवर्धन ने इस क्षेत्र के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहाँ का जो राजा था ध्रुवसेन, उसने हर्ष की पुत्री से विवाह किया और उसका मित्र बन गया। तो इस प्रकार से जो इधर का शासन था पश्चिमी भारत का, ये इस तरीके से इसके संबंध थे। यानी कि पश्चिमी भारत में शुरुआत में राजा हर्षवर्धन सोचेगा कि मैं कंट्रोल कर लूँ, मैं यहाँ पर आक्रमण करूँ और इसे जीत लूँ, लेकिन वो जीतने में असफल रहेगा। उसका पुलकेशन द्वितीय के साथ लगातार संघर्ष होता रहेगा, क्योंकि दोनों ही राज्य नर्मदा नदी की सीमा को स्पर्श करते थे। पुलकेशन द्वितीय ये चाहता था कि वो इस क्षेत्र पर कंट्रोल कर ले और हर्षवर्धन चाहता था वो इस क्षेत्र पर कंट्रोल कर ले। इस राजनीतिक संघर्ष के बारे में आपको ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। यानी कि ऐहोल का जो अभिलेख है ये राजा हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का वर्णन करता है। ये अभिलेख हमें बताता है कि युद्ध के दौरान हर्ष का जो हाथी था वो युद्ध में गिर गया, जिसकी वजह से हर्ष जो है ना, यानी कि राजा जो हर्षवर्धन है उसके अंदर डर पैदा हो गया। युआन चुआंग के वर्णन से भी हमें यही पता चलता है कि हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय के खिलाफ कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन आगे चलकर जो पुलकेशन के उत्तराधिकारी थे, पुलकेशन के उत्तराधिकारी को हर्ष परास्त कर देगा, क्योंकि वो कमजोर उत्तराधिकारी होंगे। और उसके बाद राजा हर्षवर्धन परमेश्वर की उपाधि धारण करेगा। यानी कि जब तक पुलकेशन द्वितीय था तब तक राजा हर्षवर्धन उस क्षेत्र को नहीं जीत पाया, लेकिन पुलकेशन द्वितीय के मरने के बाद उसने नए नवेले राजा पर आक्रमण किया और उसे जीतकर परमेश्वर की उपाधि लिख ली गई। हालांकि कुछ इतिहासकार आरसी मजूमदार जैसे कहते हैं कि युद्ध का परिणाम ना जो है वो बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो हर्ष के राज्य विस्तार की बात करोगे तो हर्ष ने वर्तमान में उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार और उड़ीसा के जो कुछ हिस्से थे उन्हें जीत लिया था। इसके अलावा थानेसर पूर्वी पंजाब और पूर्वी राजस्थान के हिस्से उसे विरासत में मिले थे। इसके अलावा भास्कर वर्मन के अलावा कामरूप के शासक उसके अधीनस्थ सहयोगी थे, यानी कि बहुत सारे राजाओं को उसने अपने अधीनस्थ रखा। इसके अलावा कश्मीर तक के राजाओं पर उसने अपना प्रभाव डाला। हर्ष साम्राज्य की सीमा ज़्यादा विस्तृत नहीं थी, यानी कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने उसे अंतिम हिंदू जो सम्राट है उसके रूप में दिखाया है। प्राचीन काल के अंत का शुरुआत की गई है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं वो उतना महान राजा नहीं था जितना महान उसे इतिहास में दिखाया जाता है। चीनी यात्री जो युआन चुआंग है उसका अगर आप वर्णन पढ़ोगे तो चीनी धर्म यात्री युआन चुआंग ये बताता है उस दौरान इसने भारत की यात्रा करी थी और हर्ष के दरबार में भी रहा था। उसने कन्नौज की समृद्धि के बारे में लिखा है। उसने बताया कि शासक अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भेष बदल बदल के घूमता था। राजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म के लिए अनुदान दिए हैं, बौद्ध मठों के लिए अनुदान दिए हैं। हालांकि कोई साक्ष्य ऐसा मिलता नहीं है। ये माना जाता है कि युआन चुआंग ने अपने यात्रा विवरण में जानबूझकर ऐसे लिखा था ताकि ये लगे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म है। कुछ तो ये भी कहते हैं, मतलब युआन चुआंग तो ये भी कहता है हर्ष ने बौद्ध धर्म को इतने उपहार दिए जिसकी वजह से शाही खजाना लगभग खाली हो गया था। लेकिन ये सब कितना सत्य है इसके बारे में इतिहासकारों की कोई राय नहीं है, क्योंकि युआन चुआंग स्वयं कहता है कि हर्ष ने प्रयाग समारोह में बुद्ध, शिव और सूर्य की पूजा के लिए सभी धर्म को दान दिया। यानी कि राजा हर्षवर्धन ने न सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए अनुदान दिया बल्कि उसने हिंदू धर्म के लिए भी अनुदान दिया। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि उसने केवल बौद्ध धर्म को अनुदान दिया? इसलिए इतिहासकारों में अलग अलग राय हैं। हर्षवर्धन के टाइम पे बहुत सारा भूमि अनुदान भी दिया गया ब्राह्मणों को। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि पुष्यभूति जो राजा थे ये सूर्य के उपासक थे और राजवर्धन बौद्ध भक्त था। इसके अलावा शिलालेखों में राजा हर्षवर्धन को शिव भक्त दिखाया गया है। हर्ष स्वयं एक बहुत बड़ा लेखक था। उसने नाटक भी लिखे हैं जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद, जिसमें उसने ब्राह्मण देवों के बारे में लिखा है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण जो देव हैं उनके जो श्लोक हैं, उनके जो मंगलाचारण हैं, उनके जो मंत्र हैं, उनके साथ उसने इन ग्रंथों की शुरुआत करी है, जिससे पता चलता है कि वो पता है क्या है, जो राजा हर्षवर्धन है वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहा है। ऐसे में युआन चुआंग जो है वो कुल मिलाकर बस ये बताना चाहता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म फैला था ताकि बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो। तो इस प्रकार से युआन चुआंग का जो विवरण है वो सही जानकारी नहीं देता है। इतिहासकारों ने जो खोजें करी हैं उसके आधार पर यह पता चलता है कि राजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को संरक्षण तो देता था लेकिन वो हिंदू धर्म को ही बढ़ावा देता था। हर्ष के टाइम पीरियड की बात की जाए तो 11वीं शताब्दी में एक और यात्री भारत में आया था, अल-बेरेनी। तो अल-बरूनी की अगर बात करें, इसे आप मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ोगे। अल-बरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में जब भारत आया था तो उसने ये देखा कि हर्ष संवत यहाँ पर चलता था 606 के आसपास, यानी कि सन 606 में जब राजा हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा, जब वो राजा बना तो यहीं से हर्ष संवत की शुरुआत हुई। जिस प्रकार से गुप्त राजाओं ने गुप्त संवत की शुरुआत करी, शक राजाओं ने शक संवत की शुरुआत करी, इसी प्रकार से राजा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर हर्ष संवत की शुरुआत हुई ताकि राजा हर्षवर्धन की वंशावली आगे चलकर भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर आप बात करोगे तो हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत कम विवरण मिलता है, लेकिन फिर भी जो है बाणभट्ट की आप हस्तचरित पढ़ोगे, युआन चुआंग के अध्ययन पढ़ोगे तो हमें प्रशासन की ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, बट थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। जैसे कि राजा ही प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, सामंत होंगे, जागीरदार होंगे, राजकुमार होंगे और कुछ उच्च अधिकारी होंगे। राज दरबार में प्रबंधन के लिए कुछ विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जो शासक के प्रति क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जिले स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर शासन गुप्तकालीन जैसा ही होगा। हमें दामोदर शिलालेख, धर्मादित्य शिलालेख, समाचार देव के शिलालेख, फरीदपुर शिलालेख, बशड़ के सिक्कों से कुछ अधिकारियों के बारे में पता चलता है और बिल्कुल हर्षचरित में भी इसी प्रकार से वर्णन किया गया है। तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का जो प्रशासन कैसे चलाया जाता था इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अनुमान लगाया गया है। ये माना जाता है राजा किसानों से 1/6 भाग कर के रूप में लेता था। ये युआन चुआंग के वर्णन से पता चलता है। युआन चुआंग की किताब से पता चलता है कर ज़्यादा कठोर नहीं था। जो टैक्स लिया जाता था वो 1/6 लिया जाता था। दास प्रथा यहाँ पर नहीं थी, और अगर थी भी तो बहुत सीमित थी और लोग बहुत विनम्र थे। इतना नहीं, जो है श्रम लोगों से करवाया जाता था। राजा जो हर्षवर्धन था वो एक दृढ़ प्रतिज्ञ राजा था। वो अपने मंत्रियों को हमेशा आत्मविश्वास में रखता था और निष्ठा से प्रेरित रखता था। युआन चुआंग कहता है कि हर्ष एक उद्योगशील शासक था। उसने अपना दिन 3 भागों में बांट रखा था, जिसमें से एक भाग वो राज्य को देता था
और दिन का 2 भाग वो धार्मिक कार्यों को समर्पित करता था। इसके अलावा राजा हर्षवर्धन ने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, जैसे कि अस्पताल खुलवाए हैं, दान का वितरण दिया है, दार्शनिक चर्चाओं का प्रबंध किया है, छाया देने वाले वृक्षों को लगवाया है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की है। हर्ष अपने अधीन मंडलों के लिए न केवल कठोर था, बल्कि समय-समय पर वो भ्रमण करता था और जा कर देखता था कि आम जनता कहीं संकटों में तो नहीं है, और अगर उसे आम जनता संकटों में दिखती थी, तो अधिकारियों को कड़े दंड भी देता था। इसके अलावा लोगों के मिजाज को भी समझता था। उसने राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति भी करी थी। यह माना जाता है कि उस दौरान 20 सहायक नेता थे जो राजा हर्षवर्धन के लिए कार्य करते थे। हर्ष के राज्यकाल में जो बड़ी बड़ी उपाधियां थीं, वो उपाधियां थी परम भट्टारक महाराजा अधिराज, यानी कि जो राजा थे वो इस प्रकार के उपाधियां धारण करते थे, परम भट्टारक महाराजा अधिराज। तो इस प्रकार की उपाधियां भी चलती थीं। छोटे राजाओं को राजा या महाराजा के नाम से जाना जाता था, वो इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण नहीं कर सकते थे। आगे चलकर चीनी स्रोतों से हमें पता चलता है कि आगे चलकर राजा हर्षवर्धन के कार्यकाल का अंत कैसे हुआ, कि नेपाल और असम की जो शक्तियां थीं, इनकी सहायताओं से ये माना जाता है कि अनाधिकर्ता को पराजित कर चीन में बंदी बना लिया गया। ये माना जाता है कि चीनी स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि जब तांग शासक चीन में शासन कर रहे थे, तो उन्होंने हर्ष के दरबार में एक दूत भेजा था। दूसरे अवसर पर ये बताते हैं कि हर्ष जीवित नहीं था जब वो दूत आया, उसका सिंहासन किसी ने हड़प लिया था। तो हर्षवर्धन के राज्यकाल का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। कुल मिलाकर आरंभिक मध्य युग की अगर आप राजनीतिक संरचना का अध्ययन करोगे, तो जितने भी साक्ष्य मिले हैं, उससे जितनी भी हमें राजा हर्षवर्धन की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में पता चला है, इस पर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। और मध्ययुगीन राज्य के बारे में हमें पता चलता है कि उस समय राजनीतिक संकट कितना ज़्यादा था, कोई भी एक बड़ी राजनीतिक सत्ता नहीं थी। जैसा कि बी डी चंदोपाध्याय कहते भी हैं कि मध्यकाल में कोई भी एक राजनीतिक संगठन नहीं था, ऐसे में बहुत सारे विरोधाभास हैं। हालांकि इस काल में जो प्रशस्तियां लिखी गई हैं, शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उससे हमें राजा की सिर्फ प्रशंसा के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से वो चरण वंदना अपना करवा रहा है। इसके अलावा शासक द्वारा उसके पिता के लिए भी ये सारी चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं, तो जिससे पता चलता है कि ज़्यादा राजनीतिक व्यवस्था तो अच्छी नहीं थी। राजा बस अपनी प्रशंसा के लेखों में क्या था, खुश था। परिणाम इसका ये हुआ, जब कोई एक बड़ी राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है, कोई एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है, कोई एक मजबूत प्रशासन नहीं होता है, तो पता क्या होता है, तो ये होता है कि छोटे छोटे राजा अपने आपस में युद्ध करने लग जाते हैं। और इसी वजह से कन्नौज आकर त्रिगुट संघर्ष का कारण बन गया। कन्नौज पर पता है क्या है, पाल वंश के राजाओं ने, राष्ट्रकूट राजाओं ने, प्रतिहार राजाओं ने, ये लगातार कन्नौज के लिए संघर्ष करेंगे, जिसकी चर्चा अगली किताबों में की जाएगी। आगे के चैप्टरों में तो इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो उत्तर भारत में कन्नौज एक राजकीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गया, और इसको राजकीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, हर्षवर्धन को। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड पर हर एक राजा यहाँ पर शासन करना चाहता है। परिणामतः यहाँ पर अलग अलग राजाओं के संघर्ष भी होते हैं। गौड़ जो है वो कान्यकुंज पर शासन करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा कल्हड़ की राज तरंगड़ी से हमें कश्मीर के कारकोट वंश और ललितादित्य के बारे में भी पता चलता है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप एक चैप्टर पढ़कर एक चैप्टर को समझना चाहते हो, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला है नहीं, क्योंकि 7वां और 8वां चैप्टर दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर आप 7वां चैप्टर पढ़ने के बाद 8वां चैप्टर पढ़ो, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना आपके सिर से ऊपर चला जाएगा लेक्चर, आपको लगेगा ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं। इसके अलावा देखो, जो शब्द हैं, ये शब्द आपको जब भी समझ में आ सकते हैं जब आप लेक्चर को सुन रहे हो, साथ ही साथ आप पढ़ भी रहे हो। तो किताब आपके पास है तो सामने किताब खोल कर बैठो, नहीं है किताब तो आपकी स्क्रीन पर ये PDF आई रही है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो। मेरी कोशिश है कि मैं एक एक शब्द को क्लियर करूं, इसलिए लेक्चर भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक भी जरूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।